नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं 10 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, चाहे आप जब भी क्लास अटेंड करो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, जिससे कि जो कुछ भी मैं पॉइंट आपको बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे पॉइंट आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, तो उन्हें मैं साथ में बताती हुई चलती हूँ। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़िए और क्लास स्टार्ट करो। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। तो देखिए, सबसे अधिक जो हम लोग सोचते थे अभी तक, जो सबसे ज्यादा जिसका चंद्रमा है, जिसका सैटेलाइट है, वो अभी तक हम सोचते थे कि शनि का है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो वैज्ञानिकों ने कुछ नए जो है चंद्रमा की खोज किया, और ये देखिए इसका आंसर क्या है, बृहस्पति। ठीक है, तो अभी तक ये माना जा रहा था कि शनि के सबसे ज्यादा जो है चंद्रमा है, लगभग 83 चंद्रमा माने जाते थे, और जो थे बृहस्पति के जो थे वो 80 माने जाते थे। लेकिन अभी 12 जो है नए चंद्रमा की खोज की गई है बृहस्पति की, और इसी के साथ साथ सबसे अधिक ग्रहों वाला, चंद्रमाओं वाला जो ग्रह बन गया है वो बृहस्पति बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑर्बिटरी। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखा जाए ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे बात करें तो इसने जो है खोज किया है, और इसने बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस ऑब्जर्वेटरी का नाम ध्यान रखिएगा, स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो बृहस्पति की जो चंद्रमा है, उनमें सभी ग्रहों की चंद्रमा संख्या जो है अधिक हो गई है। कितने हो गए दोस्तों, 92 हो गई। ठीक है, इसके पहले कितना था, मैंने अभी बताया 80 था। 12 नए चंद्रमा की खोज के साथ ही सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो 12 चंद्रमा है उसमें से 9 की बात किया जाए तो ये जो है बृहस्पति से काफी दूर है, और इनको बृहस्पति की परिक्रमा करने में काफी लंबा समय लग जाता है। जैसे कि बृहस्पति की पूरी परिक्रमा करने में इन 9 ग्रहों को लगभग 550 दिन तक लग जाते हैं। रिपोर्ट है यहाँ पे स्काई एंड टेलीस्कोप की रिपोर्ट। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो नए खोजे हुए जो चंद्रमा है, जो सैटेलाइट है, उनमें से देखा जाए 3 उन 13 यहाँ पे, उनमें से जो 3 है उन 13 ग्रहों में से एक है। जो ध्यान रखेगा, जो यहाँ पे जो परिक्रमा जो होती है उसकी विपरीत दिशा में वो परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा, जो बृहस्पति की घूमने की जो परिक्रमा करने की दिशा है उसके ठीक उल्टा वो घूम रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उल्टी दिशा में घूमने वाले चंद्रमा को दोस्तों क्या कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होते हैं, जो हमारे जो ग्रह होते हैं उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले जो चंद्रमा होते हैं उन्हीं को ये ऑर्बिट कहा जाता है। जनरली ये क्या होता है कि एस्ट्रॉयड होते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उस ग्रह के पास आ जाते हैं। यानी कि ये जो थे, ये जो विपरीत दिशा में, जो बृहस्पति के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले जो चंद्रमा है, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले एस्ट्रॉयड थे, और अब ये बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो गए, उसकी कक्षा में आकर के घूमने लगे, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, पहले जो वैज्ञानिक सोचते थे कि सबसे ज्यादा जो चंद्रमा वाला ग्रह है वो शनि है, लेकिन अब कौन हो गया दोस्तों, जुपिटर हो गया। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है सैटेलाइट, या फिर पूरे हमारे जो है ग्रह में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है सौरमंडल का, वो किस ग्रह का है। और आप मुझे बताइए कि जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, आप मुझे बताइए। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विस्तार मंच को विकसित, ध्यान रखिएगा यहाँ पे विकसित है, विकसित करने के लिए डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो डिजिटल ग्रीन के साथ देखिए किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन किया है, उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर
डिजिटल विस्तार करने के लिए। ऑप्शंस आपके सामने है, कोशिश क्या करिए वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने के लिए। और करेक्ट आंसर इज बी, माफ करिएगा ए है, कृषि मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा ये मंत्रालय यानी कि यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। और ये ध्यान रखिएगा अपना विस्तार यानी कि डिजिटल विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें देखा जाए इसके साथ जो है क्या किया जाएगा, किस तरीके से ये अपना डिजिटल विस्तार मंच जो है, ये जो मंच है क्या करेगा, तो एक तरीके से ये डिजिटल पुस्तकालय संचालित करेगा। ठीक है, पूरी लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, उसका ये क्या करेगा, संचालन करेगा। और इस लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में देखा जाए तो अलग अलग जो है यानी कि विभिन्न भाषाओं और विभिन्न फॉर्मेट में सामग्री उपलब्ध होगी, जिसके जो विस्तार करने वाले जो कार्यकर्ता होंगे उनको काफी सहूलियत मिलेगी, काफी मदद करेगा ये एक तरीके से डिजिटल पुस्तकालय। ठीक है, जिससे कि जिसके माध्यम से जो ये कृषि कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये अपना राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विस्तार कर सकेगा। वही बात करें इसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से किसानों को भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा इसके साथ ही जो है इससे प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से इसमें कुछ ऑनलाइन जो है एजुकेशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए किससे संबंधित, कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र संबंधित क्षेत्र, यहाँ पे संबंधित लोगों के बड़े नेटवर्क का कौशल विकास भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी मंच के जरिए जो है किसानों को सरकार की ओर से बनाए जा रहे डिजिटल कृषि संबंधी वातावरण के मजबूत आधार से भी जोड़ा जाएगा। तो जिस तरीके से डिजिटल कृषि संबंधित जो कुछ भी सरकार प्रयास कर रही है, इन सारी चीजों में किसानों को किस तरीके से जोड़ा जाए, ये मंच उनको बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, मददगार साबित हो सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल ग्रीन, ठीक है, इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो डिजिटल ग्रीन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो यह एक पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है, ध्यान रखिएगा। और इसी के माध्यम से डिजिटल ग्रीन जो है इसकी स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई थी, एक टेक्नोक्रेट और सामाजिक विकास के प्रति उत्साही व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिकिन गांधी। रिकिन गांधी के द्वारा जो है डिजिटल ग्रीन की स्थापना की गई थी। और इसी डिजिटल ग्रीन के साथ जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है, समझौता किया है राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल विस्तार के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल विस्तार मंच प्रदान करने के लिए, निर्माण करने के लिए। तो ये सब जैसे इस तरह के एमयूज जो होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझौते किए जाते हैं विभिन्न मंत्रालयों का विभिन्न संस्थाओं के साथ, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनजीओस के साथ, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिए आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का पहला गंतव्य कौन सा शहर है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें दो चीजें पता चल रही हैं। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन जो शुरू किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इस वैन का जो पहला गंतव्य शहर था दोस्तों, वो था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन की जो लॉन्च किया गया है, ये मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल है, इस डिजिटल इंडिया पहल के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को इस पहल के बारे में बताना कि क्या है ये पहल और किस तरीके से ये पहल लोगों को जो है लाभकारी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, यही है डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को लॉन्च करने का उद्देश्य। और साथ ही साथ जो है ये लोगों को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। आपको पता है भारत सरकार जो है इस साल भारत जो है G20 का अध्यक्षता कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि G20 के तहत जो है कई सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में, कई सारे शहरों में हुए हैं। और उसी में जो G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा लखनऊ में हुई थी। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोबाइल वैन का पहला गंतव्य भी दोस्तों क्या है, लखनऊ ही है। और यहीं पे डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की जो बैठक आयोजित की गई थी G20 के तहत, यहीं पे की गई थी। और इसीलिए जो है इस मोबाइल वैन का पहला गंतव्य तो भी कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें लखनऊ देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन कौन सा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
ये वैन देखिए लोगों को किस तरीके से लोगों को जानकारी देगा। ये वैन बताएं, देखिए भारत सरकार के द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन विभिन्न योजनाओं के बारे में ये वैन जानकारी देगा, जैसे कि आरोग्य सेतु, ठीक है, इंडिया स्टेक ग्लोबल, ई रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार, डिजी लॉकर, ई वे बिल, उमंग, ई औषधि, कोविन आदि जैसी जो विभिन्न डिजिटल इंडिया पहल है, इन सब पहल के बारे में सरकार के द्वारा इस वैन के द्वारा लोगों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन सारे जो पहल है, जो डिजिटल इंडिया पहल है, उनके बारे में थोड़ा बारीकी से जाकर के, आज आपका ये होमवर्क है, कल है संडे, तो आज आप अच्छे से इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे भी कुछ इस पहल के बारे में बताने का, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, कोशिश भी कह लीजिए, मेरी भी बहुत इच्छा रहती है कि कभी मुझे भी आप लोगों से कुछ जानकारी मिले और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चूंकि कमेंट के माध्यम से ही आप मुझे बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो कोशिश करिएगा जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मुझे बताया जा सकता है, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? तो हैवी ड्यूटी जो ट्रक होती है उनके लिए ध्यान रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसकी एक भागीदार कंपनी है अशोक लेलैंड। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था ना, कल की क्लास में, जो श्रीलंका में जो बस दी जा रही है वो इसी से जो है समझौता किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये भागीदार कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है अशोक लेलैंड के साथ ही मिल करके, जैसा कि आपको पता है, जो मिल करके जो यहाँ पे भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी तकनीकी लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहां पे लॉन्च किया है, हम लोगों ने ये भी बात किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी सप्ताह के दौरान जो है इस तकनीकी को लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। और इस तकनीकी का उपयोग कहाँ किया जाएगा? हैवी ड्यूटी ट्रकों में इन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इस तकनीकी के इस्तेमाल से देखा जाए जो हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, इससे देखिए जो चलने वाले ट्रक होंगे उनसे शून्य उत्सर्जन के करीब जो है उत्सर्जन होगा, यानी कि देखा जाए तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, किसी भी तरह का ऐसा पर्यावरण पर कोई भी हानिकारक प्रभाव ये नहीं डालेंगी। वहीं बात करें यहाँ पे जो ये पारंपरिक जो ट्रकें हैं जो डीजल ट्रकों के बराबर ही प्रदर्शन करेंगे, उसी तरीके का इनका प्रदर्शन होगा। और जैसा कि पारंपरिक जो ट्रकें अक्सर रात से गुजरती होंगी, अगर आपके घर के सामने से, जिन लोगों का घर हाईवे वगैरह पे होगा, कितना शोर करती हैं ये, लेकिन ये ट्रकें जो हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन से संचालित जो ट्रकें होंगी ये शोर भी कम करेंगी, लेकिन इनका जो है प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये इन ट्रकों की खासियत होगी। तो ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है और इसको जो है लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा, किसके साथ मिलकर के? अशोक लेलैंड के द्वारा मिलकर के, ठीक है। माफ करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? इसरो यानी कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, और उसके लिए कौन सी संस्था जो है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, आईआईटी मद्रास जो है वो इसरो के साथ समझौता किया है, किसके लिए? स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास की बात किया जाए तो इसने ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का उपयोग करके ध्यान रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसरो के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है दोस्तों? आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इसी संबंध में इन दोनों संस्थाओं ने यानी कि आईआईटी मद्रास और इसरो ने क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत देखिए क्या होगा, जो इसरो है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, वो ध्यान रखिएगा विस्तृत क्षेत्र में
एक रिसर्च करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए, नहीं यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो आईआईटी मद्रास में जो नए नए जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जो बनाया गया है, नव स्थापित जो है ई एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर आईआईटी मद्रास में जो स्थापित किया गया है, उसी के उन्नत तकनीकी का उपयोग करेगा। ठीक है, किस चीज के लिए? विस्तारित क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है, आईआईटी मद्रास और इसरो के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसरो के बारे में। देखिए प्रेजेंट टाइम में देखा जाए इसरो के जो चेयरमैन है वो क्या ना एस सोमनाथ है। इसरो की जो स्थापना 15 अगस्त को हुई थी, 1969 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप मुझे बताइए कि इसरो के स्थापना से पहले, देखिए इसरो का जो अचानक से नहीं हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। तो आप मुझे बताइए पहले जो है ये किस रूप में जो है इसरो को स्थापित किया गया था? बाद में आगे चल के 1969 में ये इसरो के रूप में स्थापित हुआ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले जो सीईओ नियुक्त हुए हैं, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, माधवेंद्र सिंह, उपेंद्र वर्मा, कैलाश सिंह या फिर मोहित वर्मा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माधवेंद्र सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड, उसने जो है माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, माधवेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा ये गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहले जो है सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर की, तो ये देश में अपनी तरह का पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना। ठीक है, तो ये जो है ये पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है देश का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है। इसके पहले सीईओ कौन बनाए गए? माधवेंद्र सिंह बनाए गए। और ये जो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है ये क्या करेगा? जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उन मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए? देखिए नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम ज्यादा देख रहे हैं। और नए कैनरा बैंक के जो नए एमडी और सीईओ जो बनाए गए हैं दोस्तों, वो बनाए गए हैं आप यहाँ पे के सत्यनारायण राजू। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दिया है। ये कैनरा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाया गया है। कौन दोस्तों? के सत्यनारायण राजू, जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। और बात करें के सत्यनारायण राजू जो कि कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो एलवी प्रभाकर जी का स्थान ले रहे हैं। बात करें सत्यनारायण राजू जी की, तो ये ध्यान रखिएगा जो पहले 1988 में जो इनकी जो नियुक्ति हुई है, शामिल हुए थे। पहले जो विजया बैंक था उसमें ये शामिल किए गए थे। बाद में ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ये मुख्य महाप्रबंधक के रूप तक ये पहुंचे थे। और अभी केंद्र सरकार ने इनकी कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की है। तो देखिए अभी हम लोग दूसरी नियुक्ति पढ़े हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से अब आप यात्रा करने के दौरान फूड जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो है वो डिलीवरी होगी। और यात्रियों के लिए फूड जो है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो शुरू की गई है गूगल के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा या फिर विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सभी लोग करते रहा करो भाई, थोड़ा शेयर करो और सेशन को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट प्रॉपर देख रही हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये जो है इंडियन रेलवे ने जो है वो जो यहाँ पे जितने भी जो यात्री होंगे जो यात्रा करेंगे ट्रेन से, तो उनके लिए जो है फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है व्हाट्सएप के माध्यम से। और यहाँ पे बात करते हैं तो जो इंडियन रेलवे की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है कंपनी, क्या नाम है? IRCTC। ठीक है, IRCTC क्या फुल फॉर्म हो गया? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत से लोग ट्रेवल करते होंगे, बहुत से लोग के टिकट पे IRCTC लिखा होता होगा।
कोई ध्यान नहीं देता होगा कि फुल फॉर्म देख लें, तो आज देख लो आप लोग कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC का ये फुल फॉर्म है। और इसने एक विशेष रूप से विकसित वेबसाइट के साथ, ध्यान रखिएगा ये www जो है catering.irctc.co.in ये वेबसाइट है IRCTC की, और इसी के साथ साथ अपने ई कैटरिंग ऐप फूड ऑन ट्रैक के माध्यम से ई कैटरिंग सेवाओं की शुरुआत किया है। किसने किया है? इंडियन रेलवे ने किया है। ध्यान रखिएगा ये जो कैटरिंग सुविधा है, कैटरिंग सेवा जो है, ई कैटरिंग सेवा इंडियन रेलवे की, उसको देखा जाए ये जो है अपनी ई कैटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है, ग्राहक तक लोग यहाँ पे जो है इसकी जो ई कैटरिंग सेवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचे, उस दिशा में ये आगे बढ़ते हुए इसने जो है भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में रेल यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार शुरू किया। ठीक है, तो देखिए एक व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, और जब भी आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप क्या करेंगे, वो जो फूड होगा उसको ऑर्डर कर सकेंगे। ठीक है, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, IRCTC के द्वारा, और इसी के माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम जो है व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर सकते हैं, खाना जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं यात्रा के दौरान। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, बहुत सारे लाभ होगा। पहली बात तो जब भी आप ट्रेवल करते थे तो किसी पास के स्टेशन में जो कुछ भी कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह होते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, उस रेस्टोरेंट का ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इस विकल्प के साथ जो ग्राहक होंगे वो IRCTC की ई कैटरिंग वेबसाइट के माध्यम से सीधे स्टेशनों पर उपलब्ध अपनी पसंद के जो भी रेस्टोरेंट है उसके ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है इसी के माध्यम से, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उस रेस्टोरेंट से क्या करेंगे, अपना खाना ऑर्डर कर लेंगे, बुक कर लेंगे और फिर जाकर के वो ले लेंगे। तो यही जो है इसकी काफी ये जो एक तरीके से विशेषता रही है। और ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप सेवा शुरू की गई है, ई कैटरिंग सेवा शुरू की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, व्हाट्सएप संचार शुरू किया गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा क्या का नाम क्या है? तो देखिए ध्यान रखिएगा ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण, मतलब जो बच्चों के अधिकार है उनको संरक्षित करने वाली ये संस्था है, और इसने जो है व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा शुरू किया है। और इस व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर इज डी है, बाल मित्र। ध्यान रखिएगा यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको बालक मित्र भी दिख रहा है, बालक मित्र नहीं है, बाल मित्र है। और इस सेवा की बात करें तो ये जो सेवा शुरू की गई किसके द्वारा, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। इस आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं या लोग हैं, उनके और आयोग के बीच में एक तरीके से अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके, एक दूसरे से दोनों जो है संस्थाएं एक दूसरे से बात कर सके, इसी के लिए इसने, इस आयोग ने बाल मित्र नाम का एक व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, यह देखा जाए एक तरीके से सुलभ बनाएगा लोगों के बीच में वार्तालाप के लिए। तो यह देखा जाए जो नागरिक और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से एक दूसरे से बात करने में प्रभावी बनाएगा, काफी मदद करेगा। साथ ही साथ जो लोग हैं, लोगों को विशेषकर जो माता पिता हैं, उनको जो है स्कूल में बच्चों के या जो बच्चों के स्कूल में प्रवेश और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा, कि बच्चों को एक तरीके से स्कूल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है ये आयोग इस चैट बॉक्स के माध्यम से पेरेंट्स को उपलब्ध करा सकेगा। बेसिकली देखा जाए यही उद्देश्य क्या है भाई इस चैट बॉक्स को लॉन्च करने का इस आयोग के द्वारा। तो ये जो बच्चे हैं, बच्चे जो होते हैं, बच्चे और उनके जो अधिकार होते हैं, उनके संबंधित मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना लोगों को, और इसी के माध्यम से जो रिपोर्ट किए गए मामले हैं उन मामलों को, जो बच्चों से संबंधित कोई भी ऐसा मामला है, उनकी गोपनीयता को सुनिश्चित करना, यही इस जो है चैट बॉक्स का लॉन्च करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाल मित्र जो है ये व्हाट्सएप चैट बॉट है जिसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आज के लास्ट एमसीक्यू की। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश की क्रिकेटर टीम का कोच नियुक्त किया गया है?
तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्रिकेट टीम है किस देश की, उस क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिनका नाम है मोंटी देसाई। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है मोंटी देसाई को। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो जो नेपाल का क्रिकेट एसोसिएशन है, वो जो पहले के जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मोंटी देसाई, ध्यान रखिएगा ये भारतीय क्रिकेटर है। और नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो नेपाल की क्रिकेट टीम है उसका नया कोच मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे मनोज प्रभाकर का इन्होंने स्थान लिया है। और इन्होंने मनोज प्रभाकर ने नेपाल क्रिकेट टीम से इस्तीफा दे दिया था इसी दिसंबर 2022 में। उसके बाद से इनकी नियुक्ति की गई है। इनके बारे में बात करें मोंटी देसाई के बारे में, तो ये कई जो है टीमों के, कई अन्य देशों की टीमों के हेड रह चुके हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज, कनाडा, यूएई के। इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये आईपीएल की टीम है जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स टीम, उसके भी मुख्य कोच के रूप में इन्होंने काम किया था। तो आईपीएल कौन से, राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य। तो अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इस साल जो आईपीएल हुआ था उसका विजेता कौन रहा था, आप मुझे बताइए, ठीक है। यानी कि पिछले साल जो आईपीएल, अभी लास्ट जो आईपीएल हुआ, आप मुझे बताइए उसका विजेता टीम कौन था, ठीक है। और वर्तमान में कितनी जो है आईपीएल की टीमें हैं, 2 आईपीएल की टीम नई बनी है, वो कौन सी थी आप मुझे बताइए। अपडेट खुद भी होइए, मुझे भी करिए, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि 31वां ईरान फ्रंच इंटरनेशनल चैलेंज 2023 महिला एकल खिताब जीता किसने, भारतीय शटलर तानिया हेमंत ने जीता। वहीं देखा जाए जो बॉस्टन में आयोजित न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्री 2023 में वर्ल्ड चैंपियंस डोनाल्ड थॉमस को हराकर स्वर्ण पदक जीता किसने, भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने। तो देखिए भारतीय एथलीट थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। वही देखा जाए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 मनाया गया। इस साल कब मनाया गया दोस्तों, 7 फरवरी को मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो मनाया जाता है हर साल उसकी जो है डेट वेरी करती है, क्योंकि ये फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 7 फरवरी को मनाया गया इस साल। वही बात करें टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। क्या नाम है, गूगल नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे $300 का निवेश किया है किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप एंथ्रोपिक में। वही आज का हमारा लास्ट एमसी के यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, एक तरीके से जो है जो राहत ऑपरेशन है ये चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो सीरिया में और जो ये जो तुर्की में जो भूकंप के कारण जो एक तरीके से इतना नुकसान हुआ है और वो एक तरीके से सहायता की जा रही है भारत की तरफ से। और इस अभियान का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें आपसे पूछी, बहुत सारा वर्क भी दिया है क्योंकि कल है संडे और नहीं आपको करना है। देखो एंजॉय थोड़ा कुछ दिन के लिए भूल जाओ, एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो जैसा कि कल आप मुझे भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हो, आज ही बताओगे, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत से लोग मुझे बहुत सारी चीजें बताएं क्योंकि मैंने कुछ जो है डिजिटल पहल के बारे में आपसे बात किया है। तो कोशिश करें मुझे भी कुछ आप लोग अपनी नॉलेज का शेयर करने के लिए। और बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, और ना सिर्फ नोट्स बनाइए, रिवीजन शुरू कर दीजिए। और सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन शुरू कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।